नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 2 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में जो इश्यूज है उनमें पहला तो पॉइंट रहेगा कि अभी 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए फर्स्ट क्वार्टर के डेटा रिलीज हुए हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। तो क्या है उन डेटाज में जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे कि एक इंडियन लेडी जो प्रेग्नेंट थी, कहाँ पे, पोर्चुगल में, उनकी डेथ हो जाती है कार्डिक अरेस्ट, दैट मीन्स हार्ट अटैक की वजह से। तो ऐसे में पोर्चुगल के हेल्थ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी को लेकर के, जबकि इंडिया में हमारे होड़ क्या लगी रहती है कि हमारी पोजीशन कैसे सिक्योर रहे, जानेंगे। तीसरा इशू हमारा रहेगा कि यहाँ पर फ्रीबीज को लेकर के बहुत सारी बातचीत हो रही है कि रेवड़ी कल्चर हमें नहीं चलानी चाहिए। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि रेवड़ी कल्चर गरीबों में बांटी जाए तो रेवड़ी है, बाकी अमीरों को जो फायदे दिए जाते हैं उनका क्या, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आर्टिकल को देखेंगे। तीसरा इशू रहेगा चाइना और अमेरिका के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें चाइना जो राइज कर रहा है वहाँ पर हमें कैसे मैनेज करने की ज़रूरत है, वो जानेंगे। और फिर लास्ट इशू रहेगा कि जुडिशरी की जो फंक्शनिंग में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो बड़ी टिपिकल लैंग्वेज यूज़ होती है, जो कि एक आम आदमी के समझना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में लैंग्वेज थोड़ी सोबर होनी ज़रूरी है। तो ये इश्यूज़ बहुत है, पर पॉइंट हमारे पास में कुछ एक निकलेंगे, वो देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है सोबरिंग पिक्चर। देखो, अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा डेटा रिलीज किया गया है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के कि 2022-23 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी जो है वो 13.5% से ग्रो कर गई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये नंबर्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग है, पर जितना एक्सपेक्ट किया गया था, जैसे आरबीआई ने एक्सपेक्टेशन बताई थी कि 16.2% के लगभग फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ रेट रहेगी, पर वो थोड़ी कम हो गई। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे मेन वजह है कि जो फेवरेबल बेस इफेक्ट था वो थोड़ा सा उतना फेवरेबल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि देखो, इसी साल फर्स्ट क्वार्टर, मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर है 2022-23 का, उसको अगर हम पिछले साल के 2021-22 के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो हमें ये चीज़ महसूस होगी कि पिछले साल डेल्टा आउटब्रेक हुआ था इस टाइम पे। अब डेल्टा आउटब्रेक के में आपको पता है कि हेल्थ बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट में चली गई थी, बहुत ज़्यादा हेल्थ क्राइसिस आए थे, सबसे ज़्यादा सेकंड वेव थी कुल मिलाकर के हम बात करें कोविड की। ठीक है, और जबकि इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी पे इतने ज़्यादा लॉकडाउन्स नहीं लगाए गए थे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी ना पिछले साल इसी क्वार्टर के टाइम पे, वो तो मोर और लेस कंटिन्यू रही। हेल्थ क्राइसिस भले ही थे, तो वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया था। और उसी के बेसिस पे अगर आज हम कंपेयर करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रोथ रेट जो है वो हमें थोड़ी सी जितना एक्सपेक्ट किया गया उतनी नहीं मिली, पर फिर भी फेवरेबल है, हम ये कह सकते हैं। फिर आगे बात की जाए कि हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी तो डबल डिजिट से ग्रो कर रही है, बट अगर हम ग्रोस वैल्यू एडेड की बात करें, ग्रोस वैल्यू एडेड का मतलब क्या हो गया कि आप ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में से आप इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है और दी जाती है उनको आप हटा दो, उनका इंपैक्ट हटा दो, तो आपको ग्रोस वैल्यू एडेड मिल जाएगा। उसकी अगर ग्रोथ देखी जाए तो वो हमें 4.7% ही मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता है जीएसटी, और उसके अलावा दूसरे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उसका इंपैक्ट ज्यादा है। अभी तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज अप टू द मार्क नहीं है अगर हम प्री पैंडेमिक लेवल से कंपेयर करें, 2019-20 के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें। अब देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर बाकी सेक्टर से ठीक परफॉर्म करती हुई दिखाई दी है, 4.5% की ग्रोथ रेट रही है। ठीक है, वैल्यू एडेड की बात ही कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें आप देखो कि हमने देखा था कि मार्च के टाइम पर अचानक से सर्दियों से गर्मियां आ गई थी, मार्च मिड में गर्मी आ गई थी। अब की बार स्प्रिंग सीजन तो अच्छे से प्रोमिनेंट रह ही नहीं पाया था, तो ऐसे में ये डर था कि अब की बार एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी डाउन जाएगी, एग्रीकल्चर थोड़ा कम परफॉर्म करेगी, पर वो थोड़ा सा डर हट गया। पर मॉनसून सीजन की आप बात करो, अभी खरीफ सीजन चल रहा है, मॉनसून की बात करें तो कहीं पे फ्लड्स हैं, कहीं पे कम बारिश है। हमने देखा था ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल वाला एरिया, यहाँ पर जितना रेनफॉल रिसीव होता है उतना रेनफॉल जुलाई मंथ में रिसीव नहीं हुआ। इसकी वजह से वहाँ पर चावल की जो सोइंग है वो डिले हो गई, तो वो इम्पैक्ट डाल सकती है। इसका असर देखो, एग्रीकल्चर जब थोड़ा सा वीक होती है तो इसका सीधा असर पड़ता है रूरल इकोनॉमी पे, और रूरल डिमांड जो है वो पहले से ही बहुत कमजोर है। कारण क्या है कि आप खुद देख लो, हम कितनी बार बात कर चुके हैं कि नरेगा में जॉब्स की डिमांड बढ़ी है, इसका मतलब गांवों में रोजगार का क्राइसिस है। क्योंकि नरेगा जैसी क्या स्कीम क्यों है कि भाई राइट टू वर्क,
ठीक है, राइट टू लाइवलीहुड, तो वो तो तब लेने की कोशिश करते हैं ना लोग जब उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरन फिर नरेगा में जाकर के फिर अपनी जॉब इंश्योर करनी पड़ती है। तो इस तरीके से रूरल इकोनॉमी का तो ये सिनेरियो है। फिर आ जाओ इंडस्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग ने देखो डिसअपॉइंट किया है, केवल 4.8% की ग्रोथ रेट रही है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो 14.7% की ग्रोथ रेट रही है। और ओवरऑल अगर देखें तो सेकेंडरी सेक्टर प्री पैंडेमिक लेवल के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तीसरी बात आती है सर्विस सेक्टर की। देखो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल में नहीं पहुंचे हैं, अभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। पर एक चीज ठीक है, एक तो गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रहा है वो उसमें थोड़ा सा कहते हैं ना कि सर्विस सेक्टर की हम पर्टिकुलरली बात करें, वो थोड़ी सी अंडर कंट्रोल अभी ज़्यादा नहीं है। पर पॉइंट हमारे लिए ठीक है कि भाई एक तो प्राइवेट कंजम्पशन और एक इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमने बोला था कल कि ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कि कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये दो चीज़ें थोड़ी सी बड़ी है जो कि एनकरेजिंग है। एक तो प्राइवेट कंजम्पशन जो हम टैक्स पे कर करा करके हमारी खुद की जरूरतों के लिए वो पैसा खर्च करते हैं, मतलब कंज्यूमर की डिमांड बढ़ी है। दूसरी चीज क्या हो गई कि जो इन्वेस्टमेंट है वो शो कर रहा है कि हाँ जी अब थोड़ा सा प्रोग्रेसिव मैनर में हम आगे बढ़ पाएंगे। अब देखो बेस लेवल बेस इफेक्ट है वो नॉर्मलाइज होता चला जा रहा है, क्योंकि अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें तो पिछले 3 सालों में जो 2019-20 का टाइम 2020-21 का टाइम था फर्स्ट क्वार्टर उसका, उस टाइम पर कोविड आउटब्रेक हुआ ही था, लॉकडाउन लग गया था, इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं चल पाई थी। फिर 2021-22 में देखें तो वहां पर यह था कि डेल्टा आउटब्रेक हो गया था, सेकेंड वेव आ गई थी कोविड की, पर फिर भी इकोनॉमी लगातार चलती रही। तो अब ये थर्ड क्वार्टर है कोविड आउटब्रेक के बाद में, तीसरी बार फर्स्ट क्वार्टर ऐसा आ रहा है, ठीक है, तीसरी बार में 3 साल में फर्स्ट क्वार्टर ऐसा आ रहा है जहां पर कोविड का इंपैक्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम हमारी इकोनॉमी को अगर देखें तो अभी फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन ये थी कि 16.2% तक हमारा ग्रो करेगी, पर की कितनी 13 पॉइंट समथिंग परसेंट से। सेकंड क्वार्टर है वो 6% तक ही चला जाएगा और थर्ड क्वार्टर है वो 4% तक चला जाएगा। कुल मिलाकर के अगर पैक किया जाए, इसको एवरेज निकाला जाए, तो हमारे पास में कुल मिलाकर के इस साल का एवरेज 2022-23 का ग्रोथ रेट का एवरेज है वो 7% के नियर बाय रहने वाला है। अब देखो ये तो हो गई सारी बातें हमारे पास में डेटा की। अब बात ऐसी है कि आने वाला जो क्वार्टर्स, आने वाला टाइम है वो फेवरेबल होगा या एडवर्स होगा। देखो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली मुश्किल तो ये है कि हम जो रुपी को डेप्रिशिएट होते हुए देखते हैं, खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम एक्सपोर्ट राइज कर देंगे, बट एक्सपोर्ट राइज कहाँ करेंगे? डेवलप्ड कंट्रीज में। डेवलप्ड कंट्रीज में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जैसा कि हमने कल देखा था कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रिसेशन में जा रही है वो इकोनॉमीज, स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन बन रही है, वहां पर इकोनॉमी फंसी पड़ी है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, एम्प्लॉयमेंट इतना प्रॉपर है नहीं। इस वजह से एक तो इन्फ्लेशन को टैकल करने की डेवलप्ड कंट्रीज के सेंट्रल बैंकों के द्वारा कोशिश की जा रही है, जो कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। इसकी वजह से लोगों के हाथों में पैसा और कम आएगा, इसकी वजह से डिमांड और कम होगी, तो हम एक्सपोर्ट किसको करेंगे? तो ऐसी परिस्थितियों में जो ग्लोबल डिमांड है ना वो कमजोर पड़ रही है। साथ में चाइना में जिस तरीके से कर्व्स हैं, जीरो कोविड पॉलिसी जो है कि कैसे भी करके चाइना की टारगेट ये है कि जीरो कोविड केसेस अचीव किए जाएं, तो उसको भी लेकर के चाइना ने जो लॉकडाउन्स लगाए हैं वो भी एक इम्पैक्ट डाल रहा है। साथ में अगर हम बात करें तो रुपये की डिक्लाइन की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, मैंने बता दिया आपको। अच्छा, फिर हम बात करते हैं डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन की। ये देखो अब धीरे धीरे राइज ही होने वाला है, एक्सपेक्टेड तो ये है, क्योंकि जैसे जैसे वेज ग्रोथ होगी, इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, लोगों के हाथों में पैसा आएगा, तो ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ेगी। पर सवाल ये आता है कि रूरल एरियाज में अभी तक भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उस तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव नहीं हो पा रही है। अर्बन एरियाज में तो फिर भी थोड़ा सा डिमांड बढ़ रही है, लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही है, उसमें भी सर्विस सेक्टर थोड़ा सा वीक है, पर फिर भी रूरल एरिया के कंपैरिजन में अर्बन एरियाज थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो सवाल यह है कि जिस तरीके से इकोनॉमी अभी चल रही है, जिसमें प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ये दो तो राइज हो रहा है, बाकी और चीजें अगर देखी जाए तो वो थोड़ी सी डाउन जा रही है, तो अभी भी गवर्नमेंट बैकफुट पे नहीं जा सकती। कुल मिलाकर के ग्रोथ का जो बर्डन है अभी भी गवर्नमेंट पे है, तो गवर्नमेंट को अपनी फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कुछ इस तरीके से बनाने की जरूरत है जिससे कि ग्रोथ को ज्यादा हार्म ना पहुंचे। हम इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, उसको तो हम ऑलरेडी भांप चुके हैं कि वहां पर तो देखो अभी भी प्रेशर है। ठीक है, अगला आर्टिकल है द न्यू ग्रोथ
नॉर्मल। आर्टिकल को लिखा है धर्म कीर्ति जोशी जी ने, कंटेंट वही है, डेटा जो रिलीज हुआ उसी को लेकर के। अब इसमें देखो, एक तो सर्विस अभी भी क्राइसिस में है, हमने देख लिया, और एक रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पर फिर भी अगर देखा जाए तो ठीक है कि पिछले 3 सालों में फर्स्ट क्वार्टर ऐसा निकला है जिसमें ना तो कोई लॉकडाउन लगा है, ना कोविड की वजह से कोई हार्डशिप का हमें सामना करना पड़ा है। पिछले साल की बात करें 2020-21 में, बता दिया मैंने, डेल्टा का आउटब्रेक था, हेल्थ केयर इकोसिस्टम तो परेशान हुआ, बट इकोनॉमी में लॉकडाउन नहीं लगे थे। बट 2020-21 की बात करें तो उस टाइम पर आप 2021-22 में तो ये सिनेरियो रहा डेल्टा वाला, और 2020-21 में आपको पता है कोविड आउटब्रेक हो ही गया था, तो हमें लॉकडाउन्स लगाने पड़े थे। और अगर फिर हम इस फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, ठीक है, तो शुरुआत में जनवरी मंथ की बात अगर करी जाए तो उस टाइम पर ओमिक्रॉन वेरिएंट जो था वो उसका आउटब्रेक हुआ था, पर उसका इन्फेक्शन जो था वो माइल्डर था, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था नहीं, क्योंकि लॉकडाउन हमें लगाने की नौबत नहीं आई थी। एक तरफ अगर देखें तो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज की अगर बात करें, जैसे होटल, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये अभी भी देखो स्ट्रॉन्ग कमबैक तो कर रहा है, पर अप टू द मार्क नहीं है जितना कि हम प्री पेंडेमिक पीरियड पे देखते थे। ग्रोथ कितना रहा है इनमें? 25.7%, क्योंकि पिछले साल डेल्टा आउटब्रेक जब हुआ था उस टाइम पर जो देखा जाए उसके कंपैरिजन में तो आज के टाइम पे तो कुछ अच्छा हो ही रहा है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा वाले में हेल्थ क्राइसिस था तो आपने क्या किया, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस सेक्टर को बिल्कुल बंद कर रखा था। इसके आगे अगर देखा जाए तो यूरोप में अभी इश्यूज क्रिएट हो ही रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम का कारण बना हुआ है। फिर आ जाता है कमोडिटी प्राइस में, तो देखो क्रूड ऑयल की वजह से बहुत महंगाई बढ़ी है, इसमें प्रोड्यूसर को भी प्रोडक्ट महंगा भेजना पड़ा और कंज्यूमर को महंगा खरीदना पड़ा, इन्फ्लेशन की मार आ गई। इस तरीके से आरबीआई की जो कंफर्ट जोन है 4+-2% का, उसको भी अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में आरबीआई असफल हो रहा है। इसके अलावा जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें, जो कि एक अपने टर्म्स में देखा जाए जीडीपी डिफ्लेटर, तो वो क्या चेक करता है कि भाई एक्चुअल में इकोनॉमी कहाँ पे चल रही है, ओके, रियल टर्म्स में, और नॉमिनल टर्म्स में कहाँ पे चल रही है। अगर उसको हम थोड़ा सा सेटल करें तो आप क्या देखते हो कि होलसेल और कंज्यूमर प्राइसेस हैं, उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है। बोला पेंडेमिक से लेकर के अभी तक हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है जीडीपी डिफ्लेटर 11.6%, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इन्फ्लेशन को सेट करके देखें तो ये जो 13.7% या 13.23 जितना भी परसेंट अभी ग्रोथ रेट आई है जीडीपी के फर्स्ट क्वार्टर में, उसको हम इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करें तो नॉमिनल जीडीपी कितनी है, 26.7% की ग्रोथ रेट चल रही है, ठीक है। अब रियल का तो मतलब आपको पता है कि बेस ईयर है, उसके बेसिस पे आप चेक करते हो कि हाँ जी कितनी ग्रोथ रेट आ रही है, ओके। नॉमिनल में आप क्या करते हो, पिछले साल से कंपेयर कर देते हो, बस इतना सा फर्क है। तो हम इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके चलते हैं ना, तब तो हम कैलकुलेट करते हैं क्या, नॉमिनल, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके चलते हैं, हटा करके चलते हैं, तब हम कैलकुलेट करते हैं रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी तो 13 पॉइंट समथिंग, और नॉमिनल जीडीपी जो फर्स्ट क्वार्टर की है वो 26.7%। तो थोड़ा सा आपको इसको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास में भी टैक्स कंप्लायंस थोड़ी ठीक रही है, टैक्स कलेक्शन ठीक रहा है, इसमें गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से काम किया है, तो लोगों ने भी टैक्स पे अच्छे से किया है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कल हमने देखा था शाम वाले वीडियो में, जिसमें बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा फोकस कर रही है बजाय कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे देखा जाए तो अब की बार रिवेन्यू कलेक्शन अच्छा है, ठीक है, रिवेन्यू सरप्लस में जा रहा है, ठीक है, पर गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करना है, क्योंकि हमने देखा था कि बजट में भी ये चीज गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी कि भाई हमारा टारगेट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होगा उसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक आता है, जो बेनिफिट देता है, ठीक है। आज एक रोड बनाओ, रोड बनाने में रोजगार हो जाएंगे, और रोड के आसपास में कितने रोजगार रोड तैयार हो जाएंगे, तो ये बेनिफिट दे जाता है, राइट। तो इस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्स्ट क्वार्टर में 57% से ग्रो कर गया, जो कि एक अच्छी बात भी है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी का तो हमने देख लिया, मई, जून, अगस्त, ये जो 2-2, 3-3 महीने से जो मीटिंग हुई है, इन सभी मीटिंग्स में 3-3 महीने से जो मीटिंग्स हुई है, उन सभी मीटिंग्स में क्या डिसाइड किया, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया गया है, ठीक है। हाँ जी हमें हाइक करना पड़ेगा, तो हाइक किया गया है। इसके पीछे वजह, क्योंकि आरबीआई की जो कंफर्ट जोन है उससे भी बाहर पहुंच रही है महंगाई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गांवों में अभी भी क्राइसिस है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नरेगा जैसी स्कीम्स में डिमांड हो रही है, या फिर जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, एफएमसीजीज हैं, उनका डेटा ये कहता है कि अभी भी गांवों में इतनी डिमांड नहीं है जो कि पहले हुआ करती थी, ठीक है। और साथ में अगर देखा जाए तो अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में गांवों में थोड़ी महंगाई ज्यादा देखने को
मिल रही है। ओके, अर्बन एरिया जो है थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज हैं वो थोड़ा सा काम करने लग गई हैं, जैसे होटल ट्रेड, इनकी हम बात करें, ठीक है। और दूसरा, एक के शेप्ड रिकवरी देखने को मिल रही है। के शेप्ड रिकवरी का मतलब जो लोग ऑलरेडी अच्छे खासे थे वो तो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, और जो लोग वीक थे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, उनकी ग्रोथ अभी भी कम हो रही है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये चीज़ कहाँ से और पता पड़ती है? ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो एंट्री लेवल कार होती है, जैसे 4 लाख 5 लाख रुपए तक की जो गाड़ियां होती है वो, और टू व्हीलर जो कि नॉर्मली गाँव के लोग या फिर जो कहते हैं ना कि जो अपनी गरीबी से बाहर निकल कर जो लोग बाहर कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें, जॉब लें आगे, तो वो लोग डिमांड करते हैं इस तरीके की, ठीक है। लोअर मिडिल क्लास बोल दो या फिर आप पुअर क्लास बोल दो, वो जो है वो जो परचेज करते हैं ऑटोमोबाइल्स, उनकी परचेजिंग में तो आ रही है कमी, और जो लग्जूरियस कार्स हैं वो बिक रही हैं ज़्यादा। इसके अलावा ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दैट मीन्स कितना इन्वेस्टमेंट आया, ठीक है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी बोले, तो वो जीडीपी का 32.5% तक देखने को मिला है 2021-22 में। 2020-21 में जो केवल 30.5% ही था, जबकि 2022-23 का जो फर्स्ट क्वार्टर आया है इसमें 34.7% का ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट आया है। इसके अलावा देखा जाए तो फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो कॉर्पोरेट्स का तो बढ़ रहा है। अब देखो, कॉर्पोरेट्स के पास में प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, तो ये एक अच्छी सिल्वर लाइन हमें दिख रही है। फिर बात आती है क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल देखो, अब थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों की बात करें तो थोड़ा सस्ता हो रहा है। अगर ये सस्टेन करता है तो ये भी हमारे लिए फेवरेबल है, क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा तो क्रूड ऑयल और गोल्ड ही होता है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल जितना सस्ता होगा उतना बेनिफिट हमें उसका मिलेगा। इसके अलावा ग्लोबली अगर देखें तो मुश्किलें कम नहीं हैं। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करने की कोशिश की जा रही है। कल हमने देखा था कि यूरोजोन 19 कंट्रीज का एक ग्रुप, यूरोपियन यूनियन के 19 कंट्रीज, उन्होंने जिन्होंने अपनी कॉमन करेंसी यूरो अडॉप्ट कर रखी है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन में, डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो सकती है इस सितंबर महीने में, ये हाल हो रहा है उनका, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन में है, ये हमने देख लिया। रुपया हमारा डेप्रिशिएट कर रहा है, डेप्रिशिएशन 80 रुपीज़ तक 80 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से आ गया था कल परसों, तो ठीक है। तो उसमें ये था कि हम एक्सपोर्ट का बेनिफिट उठा लेंगे, बट एक्सपोर्ट तो तब करेंगे जब ग्लोबल सोसाइटी डिमांड करेगी, हम कहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे नहीं। तो कुल मिलाकर के ये चैलेंजेस हमारे सामने अभी रहेंगे, और जो एक्सपेक्टेशन है कि हाँ जी हमारा जो ग्रोथ रेट रहेगी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 का वो 7.3 है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। एक तो उसकी वजह क्या है? ग्लोबल ग्रोथ है। दूसरी चीज़, मॉनेटरी पॉलिसी जो टाइट होती चली जा रही है, क्योंकि हमारे आरबीआई भी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर रहा है ना, तो उसकी वजह से भी लोगों के हाथों में पैसा नहीं घूमेगा, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे हो पाएगी। तो ये चीज़ें कुछ चैलेंज क्रिएट करने वाली है। तो ये सिनेरियो है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट आर्टिकल है डेथ इन पोर्चुगल। देखो, इस आर्टिकल में बताया है, कल ही परसों ये न्यूज़ थी ये, कि इंडिया की एक लेडी, 34 साल की प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, उनको कार्डिक अरेस्ट आ जाता है, और ये वीकेंड का टाइम था और उनको टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो वो बच नहीं पाई। ऐसे में पोर्चुगल की जो हेल्थ मिनिस्टर है मार्ता टेमिडो, इन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन किया, इसके पीछे का कारण देखो। क्योंकि इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक ऐसा स्टेटमेंट रिलीज किया था कि भाई जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, उनको वीकेंड्स पे बंद कर दिया जाए, जिससे कि लोगों को थोड़ा रिलैक्स करने का मौका मिल जाए। लोग कौन? एक तो स्टाफ की शॉर्टेज है बोले वहाँ पे पोर्चुगल में, हेल्थ स्टाफ की, और दूसरी थोड़ा रिलैक्स करने का मौका मिल जाए। और ये जो इंसिडेंट है, ये 34 साल की जो इंडियन वुमेन, ठीक है, इंडियन ओरिजिन की वुमेन, उनको जब ये कार्डिक अरेस्ट आता है और वो हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच नहीं पाती और उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में इन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हुए रिजाइन किया। वहां पर एक सोशल मीडिया मूवमेंट शुरू हो गया कि जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके द्वारा उठाए हुए गलत कदमों की वजह से ये डेथ हुई है, नहीं तो ये डेथ नहीं होती। पर सवाल यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि क्या हमारे यहाँ पर इस तरीके से हेल्थ मिनिस्टर रिजाइन कर देता? शायद नहीं। वो भी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, अगर हम बात करें तो यूनियन में तो खैर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर बात करें तो क्या वो रिजाइन कर देते? आंसर है नो, कोई चांस ही नहीं है। हमारे यहाँ पर पोजीशन को सिक्योर करने की कोशिश की जाती है। कोविड पेंडेमिक हो उस टाइम पर, या बड़ी बड़ी कई बीमारियां आती रहती हैं, उसमें कितने लोगों की डेथ हो जाती है, तो कोई वही नहीं है। पर यहाँ पर टेमिडो ने अपनी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की कि हाँ जी, मैंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया,
मैंने अपनी तरफ से इस तरीके से जो इमरजेंसी सर्विसेज वीकेंड्स में थी वो बंद कराई, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैं रिजाइन करती हूँ। ऐसे में आप देखो कि हमारे यहाँ पर तो जो कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ इश्यूज आते हैं उनको भी हम इग्नोर करके चलते हैं, हमारी जॉब्स को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या फिर मिनिस्टर्स हो, जबकि यहाँ पर जो टैमी डव है उन्होंने रिजाइन कर दिया। आप देखो ब्रिटेन में भी ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला जब कोविड के टाइम पे पार्टीज ऑर्गेनाइज कराई गई थी और उन पार्टीज में यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का पार्टिसिपेशन भी खुल के था और साथ में उनके कलीग्स का भी था। उन्होंने भी रिजाइन दिया कि नहीं? क्या हमारे यहाँ पे देते हैं? कोई चांस ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात क्या आ रही है, यूरोप जो कि इनवर्ड लुकिंग दिख रहा था, वहां पर एक ऐसा मुद्दा हाईलाइट हुआ जिसका सेंटर एक आउटसाइडर है, जो कि शो करता है कि यूरोप में अभी ह्यूमन बीइंग की जो एक कहते हैं ना इंपॉर्टेंस, या फिर जो भी आप पोस्ट पे हो उस पोस्ट के हिसाब से आपके स्टेटमेंट होने और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर कुछ गलत होता है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी। ये शो करता है एक पब्लिक जो पब्लिक लीडर होते हैं उनका काम करने का सही तरीका। ठीक है, ये जीएस पेपर 4 के लिए एग्जाम्पल है, बेस्ट यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट आर्टिकल है मिसडायरेक्टेड डिबेट। आर्टिकल को यहां पर लिखा गया है नेहा शाह और आत्मन शाह के द्वारा। देखो फ्रीबीज का डिबेट आपको चल ही रहा है, कितना ज़्यादा चल रहा है कि गरीबों में खाना बांटना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, हेल्थ इशू हेल्थ सप्लाई वो देना, बोला फ्रीबीज की बात चल रही है, जो बोला कि हाँ वाकई में फ्रीबीज जो है वो कहीं ना कहीं फ़ायदा नहीं देती। पर सवाल यहाँ पर यह आता है कि आप गरीबों को जो सहायता दी जा रही है उसी को क्यों आप काउंटर कर रहे हो? एक बार जरा उन पर भी तो ध्यान दे लो ना, जहां पर सरकार प्रिविलेज्ड क्लास को भी बेनिफिट देती है। फॉर एग्जांपल सस्ती जमीनें अवेलेबल कराना जिससे कि वो इंडस्ट्री चला सके, उनके लोन है करोड़ों के लोन उनके माफ कर देना, राइट ऑफ कर देना, उनको टैकल करना तो करो नहीं छोड़ दो। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो लगातार इस तरीके से काम कर रही है, सेल्फ प्रमोशन कर रही है कि हाँ जी हम कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस कर रहे हैं जिससे कि इन्वेस्टमेंट आए। तो आप एलीट क्लास को जो बेनिफिट दे रहे हो उसको भी फिर फ्रीबी ही कंसिडर करो। यहां पर मुद्दा ये आ जाता है कि फ्रीबीज देना सही है कि गलत, उसमें एक तो प्रॉपर मैनर में, ये हम थोड़ा वैल्यू एडिशन हम खुद करेंगे, ठीक है क्या, कि एक प्रॉपर मैनर में रैशनल मैनर में ये देखने की जरूरत है कि कौन सी सर्विसेज कंटिन्यू होनी चाहिए, किनको हमें फ्री में अवेलेबल कराना चाहिए, किनको हमें रेगुलेट करने की जरूरत है। बार बार ये बोला जाता है कि फिस्कल हेल्थ है वो बिगड़ रही है, इस वजह से सरकार को जो है वो फ्रीबीज को रोक देना चाहिए, रेवड़ी कल्चर नहीं चलानी चाहिए। तो बताइए आप जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करते हो, प्रोजेक्ट में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट ये चलाते हो, तो थोड़ा उन पे भी दिमाग लगा लो। ओके, इसके अलावा ये चीज तो क्लियर है ही कि नरेगा में आज के टाइम पर कितनी ज्यादा डिमांड हो रही है जॉब्स की। क्यों हो रही है? इसका मतलब क्राइसिस है, गाँव में इकोनॉमिकल क्राइसिस है, इसलिए जॉब मांग रहे हैं। तो आप उस पर क्यों काट रहे हो पैसा? दूसरा, यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सब्सिडी वैसे ही रिड्यूस कर दिया फर्टिलाइजर्स। तो ऐसे में जो इकोनॉमी का पिरामिड है इसके बॉटम में जो लोग हैं, जो लोग गरीब हैं, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, जबकि गवर्नमेंट लगातार उनकी हेल्प की बजाय उनको रिड्यूस कर रही है। वो बात ठीक है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से पहले जो ऑलरेडी क्राइसिस है उसमें तो उनको इकोनॉमिक सपोर्ट या एफर्ट मिलनी चाहिए। आज अगर 75 साल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाँ जी हम इंडिपेंडेंट होके 75 साल के कंप्लीट हो चुके हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें सोशल डिवीजन को तो समझना ही होगा ना। जो एलिजिबल है उनको आपको बेनिफिट देना होगा, ठीक है। हम ये देखते हैं कुछ लोगों का ये कहना है, जैसे हम पिछले प्रीवियस आर्ग्यूमेंट्स देख चुके हैं, कि जो टैक्स पेयर्स की मनी है वो फ्री में बांटी जा रही है। सवाल ये है कि टैक्स आता कहां से है? गवर्नमेंट के पास में। गवर्नमेंट के पास में जितना रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसका 40% तो इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट होता है, डायरेक्ट टैक्स से नहीं आता। इनडायरेक्ट टैक्स से अगर 40% कलेक्शन होता है तो इसका मतलब इसमें गरीबों का भी कंट्रीब्यूशन है। आप एक साबुन खरीदने जाओ, एक गरीब भी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, एक अमीर साबुन खरीदने जाएगा तो भी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। तो उस केस में गरीब इनडायरेक्ट टैक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। क्या आप कैसे कह सकते हो कि टैक्स पेयर्स की मनी को मिसयूज किया जा रहा है? अभी अगर डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन देखें तो कितना है? कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक रैशनलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि फ्रीबीज के डिबेट में आप केवल बायस्ड मैनर में अपने स्टेटमेंट नहीं दे सकते, राइट, कि हाँ जी बंद कर दो। नहीं, आपको रैशनल होना पड़ेगा, सोच समझ करके काम करना पड़ेगा। इसमें जो चीज वाकई में लोगों को मिलनी चाहिए, जिसमें 5 चीजें तो मैं बार बार बोलता हूं, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, ये 5 चीजें तो आप दो खुल के,
ठीक है। और बाकी फिर चीजें हैं जो उन पे आप रैशनैलिटी लेकर के आ सकते हो कि हाँ कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना, किसको बिल्कुल बंद कर देना है। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा 5 बेसिक नीड है, और शिक्षा अगर आप हेल्थी मैनर में दे दोगे तो लोग अपने आप को खुद से एम्पावर कर लेंगे, एम्प्लॉयबल बनेंगे, साथ में आप जॉब क्रिएट भी करो। तो कुल मिलाकर के एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि फ्रीबीज बिल्कुल नुकसान वाली चीज है। ये डिपेंड करता है कि फ्रीबीज आपको अच्छी लगेगी या बुरी, आप किस तरफ खड़े हो। अगर आप एलीट क्लास की तरफ हो, फ्रीबीज आपको बुरी लगेंगी। अगर आप पुअर क्लास की तरफ हो, आपको फ्रीबीज अच्छी लगेंगी कि चलो कम से कम इतना सपोर्ट तो हमें मिल ही रहा है। तो ऐसा देखा जाए ना तो करंट इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसमें हमें आप सपोर्ट करने की सोचें तो ठीक है गरीबों की, जिससे कि वो खुद को एम्पावर्ड फील करे। और साथ में ये बहुत बड़े सवाल है कि आज तक भी क्या सभी पॉलिटिकल पार्टीज वोट मांगने के लिए फ्रीबीज का यूज नहीं करती। बस यही है इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एम्पावर करना होगा, हमें एजुकेट करना होगा, हेल्दी सोसाइटी बनानी होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना होगा, तब जाकर के हमारा जो फ्रीबीज का ये डिबेट है वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। ऐसे तो देखा जाए तो जब अब बताता हूं मैं, बराक ओबामा जब प्रेसिडेंटशिप उनकी खत्म हो रही थी ना, तब उन्होंने अनाउंस किया था अपनी ओबामा केयर नाम से एक स्कीम लॉन्च करनी थी जिसमें फ्री हेल्थ केयर के लिए अटेंशन देनी थी। तो ऐसे में वहां की कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने जबरदस्त ऑब्जेक्शन किया वहां पे। तो जब कैपिटलिस्ट कंट्री ही इस तरीके से सोच सकते हैं तो हम क्यों नहीं सोच सकते। बस यही है कि एक बैलेंस बनना चाहिए। 5 चीजें याद रख लेना भाई, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, इन 5 में तो हेल्प दो और बाकियों में सोच लो आप जो आपको ठीक लगे, क्योंकि एजुकेटेड बंदा खुद अपने दम पे भी काम कर लेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर राइटर के थे, 1-2 पॉइंट हमने खुद से तैयार किए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है परसूट ऑफ ग्रेट पावरहुड। देखो अभी आपको पता है अमेरिका और चाइना में कंपटीशन चल रहा है कि हाँ जी हेजेमन कौन है, पावरफुल कौन है। वैसे सच बात ये है कि कोल्ड वॉर का ये सेकंड फेज मोर और लेस स्टार्ट हो चुका है। राज शुक्ला जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। फर्स्ट फेज में तो क्या था, यूएसएसआर एक अलग तरीके से थोड़ा वीक था डिफेंस में और चीजों में, अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्म कर रहा था यूएसएसआर, पर इकोनॉमिकली देखा जाए तो यूएसए के बहुत पीछे था वो, ठीक है। और इसी का रिजल्ट ये था कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है 1991 में। ऐसे में अब की बात करें तो आज के टाइम पर टेक्नोलॉजिकली देख लो, मिलिट्रीली देख लो, इकोनॉमिकली देख लो, चाइना अमेरिका को सीधा चैलेंज कर रहा है। और ये चीज कहां से क्लियर होती है, आप ये डेटा देख सकते हो। सबसे पहली चीज, 2035 तक चाइनीज इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी का 24% तक हो जाएगी, अमेरिकन इकोनॉमी सिर्फ 14% तक रह जाएगी। तो एक पॉइंट तो इकोनॉमी का। दूसरा, अगर हम डिफेंस की बात करें तो जिस तरीके से चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की पकड़ है वो बढ़ रही है, 1995 से लेकर अभी तक 44 गुना ज्यादा अपनी कैपेसिटी डेवलप कर चुकी है चाइना की जो आर्मी है वो। जबकि और डिजिटल एस्पेक्ट्स में भी खुद को बहुत ज्यादा आगे ले जा चुका है, जबकि अमेरिका है वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है। तो इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली दोनों एस्पेक्ट्स में चाइना बहुत ज्यादा राइज कर रहा है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि चाइना अमेरिका को चैलेंज नहीं करेगा या चाइना अपनी पावर को मनवाएगा नहीं। दूसरी तरफ अगर देखें तो आज की परिस्थितियां तो ये कहती हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि इकोनॉमी स्लो डाउन चल रहा है, जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से लॉकडाउन्स लग रहे हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और बिजनेस को है वो लगातार रोक रहा है। शी जिनपिंग की जो पॉलिसीज है वो इस तरीके की हैं जैसे कि चाइना की गवर्नमेंट को कोई चैलेंज ना कर पाए। इसके अलावा रियल एस्टेट भी क्राइसिस चल रहा है और डेमोग्राफिक भी कहीं एडवर्सिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि आप देखो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी पहले 1979 से, 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी, 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी। बूढ़े बहुत ज़्यादा हो गए, बच्चे कम हैं, पर फिर भी चाइना को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। आज अगर देखा जाए तो एशिया में जो एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है वहाँ पर चाइना अपनी एशिया में तो पकड़ बनाएगा ही, वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ, साथ साथ में अमेरिका भी काउंटर करेगा। चाइना की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो माओ जेडुंग ने चाइना को रेवोल्यूशन में लेकर के कम्युनिस्ट रेजिम सेटल किया था। डेंग सियाओपिंग ने चाइना को पावरफुल पैसे वाला कंट्री बनाया। और अब है किसका राउंड, शी जिनपिंग का, जो कि चाइना की ग्रेटनेस को रीस्टोर करेंगे कि हाँ जी, जब गुलामी का कॉलोनियलिज्म का पीरियड आया था उसके पहले जिस तरीके से चाइनीज इकोनॉमी वर्ल्ड में बहुत आगे थी, वैसे इंडियन इकोनॉमी भी साथ में थी, पर चाइनीज इकोनॉमी की एस्पेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो चाइना जिस तरीके से अपना जो लोहा मनवाता था, बोलो वो चीज़ें हम रिपीट करेंगे, ठीक है। साथ साथ में वहाँ पर इस तरीके की बातें भी उठती हैं कि ग्रेट चेंजेस नॉट सीन इन सेंचुरी,
100 साल में आप परिवर्तन पूरे अच्छे से, बड़े बड़े परिवर्तन केवल 100 सालों में नहीं देख सकते हो, वक्त लगता है। बोला अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, चाइना अपना जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, जियोपॉलिटिकल गियर चेंज करने वाला, पकड़ पूरी बनाएगा। अब देखो यहां पर एक तरफ तो चाइना का कम्युनिस्ट रिजीम है और दूसरी तरफ अगेन वही आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो कोल्ड वॉर पीरियड में हुआ करता था, और एक तरफ है कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ यूएसए लेड वेस्टर्न सोसाइटी। अब यहां पर देखने वाली बात यह होती है कि यूएसए कितना अपने आप को आगे बढ़ाता है और चाइना को काउंटर करने की कोशिश करता है। वैसे ये बात सही है कि यूएसए के पास मिलिट्री कैपेसिटी बहुत सारी है, नेटो अभी भी डिस्टेंट खत्म नहीं हुआ है। नेटो अभी इस टाइम पे जो इमरजेंस है नेटो की, वो रशिया से ज्यादा काउंटर करने के लिए जरूरत हो रही है चाइना को, ठीक है। पर फिर भी अगर देखा जाए तो यूएसए बहुत पावरफुल है, पर जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ना, और चाइना का जो राइज है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब बात आ जाती है इंडिया क्या करे। देखो इंडिया तो अपनी ऑटोनॉमी चाहता है, पर चाइना हमारी ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट करे ऐसा दूर दूर तक दिखता नहीं है। क्योंकि इंडिया के लिए क्या बोला जाता है कि भाई दो टाइगर्स लड़ रहे हैं, एक तरफ अमेरिका एक तरफ चाइना, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, इंडिया तो एक बड़ी टॉप हिल पे बैठ करके देख रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया पे कई बार ब्लेम भी लगता है, जैसे न्यूट्रल रहना इंडिया का और वो सारी चीज़ें। पर सीधी सी बात है हमारी तरफ से हम क्या कहते हैं, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा हम वो करेंगे। चाहे फिर वो यूक्रेन पे रशिया का इन्वेजन की बात कर लो या फिर चाइना अमेरिका के बीच की लड़ाई की बात कर लो। ऐसी बात नहीं है कि हम चाइना से बिल्कुल दो हाथ एकदम हम करने के लिए एकदम यूं है। चाइना अगर अटैक करेगा तो जवाब दिया जाएगा, पर चाइना अगर अटैक नहीं करता और बातों में अगर मैटर को सॉर्ट आउट करता है तो उसके साथ एंगेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना के साथ हमारी लड़ाई है, बट ट्रेड देखो, आज इंडिया का सबसे ज्यादा ट्रेड ही चाइना से होता है। आप खुद देखो $120 बिलियन का डेटा अभी रिलीज हुआ है, ठीक है। हम बात करें 2021-22 के जो फाइनेंशियल ईयर की, जिसमें $80 बिलियन तो हमने इंपोर्ट किया है, $40 बिलियन एक्सपोर्ट किया है। $40 बिलियन चाइना सरप्लस में, हम घाटे में हैं, पर फिर भी हम चाइना से खरीदते हैं, क्योंकि हम हमारे हिसाब से हमारे नेशनल इंटरेस्ट में देखते हुए इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब देखो सवाल ये है कि हमें हमारे डिफेंस को तो राइज करना पड़ेगा, ठीक है, अगर हम हमारी खुद की इंश्योर करना चाहते हैं चाइना को टैकल करने के हिसाब से। दूसरी अगर देखें तो चाइना जिस तरीके से अपने आप को एग्रेसिवली आगे बढ़ा रहा है, तो उस केस में हम इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जिसमें चाइना और यूएस एक दूसरे के सामने खड़े हैं, उसमें एंगेज ना करके एकदम आइसोलेट रहें, तो वो भी हमारे लिए नुकसान वाली चीज हो सकती है। वैसे ऐसी बात नहीं है, हम चाइना के साथ भी एंगेज करते हैं, यूएसए के साथ भी एंगेज करते हैं, ओके। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बताई जा रही है। और लास्ट ये आर्टिकल है ना इधर वाला, इसमें देखो बार बार एक ही चीज बोली गई है राइटर के द्वारा, माइंडिंग द लैंग्वेज ऑफ जस्टिस। सीधा ये कह रहे हैं कि भाई लैंग्वेज जो है जजेस के द्वारा जो यूज की जाती है जजमेंट्स में, वो आसान होनी चाहिए। जैसे अजीत मोहन वर्सेस एनसीआर लेजिस्लेटिव असेंबली का केस है, इसमें साफ साफ ये कहा कि ऐसे लैंग्वेज में जजमेंट दो जो कि एक लॉयर को समझ में आ जाए, लॉयर के अलावा जो लिटिगेटिंग पार्टीज है, जो केस में उलझी हुई पार्टीज है, उनको भी समझ में आए। नहीं तो क्या होता है कि जुडिशरी ऑलरेडी बर्डनसम है, बहुत ज्यादा बर्डन है, उन पे फिर बाद में मिसअंडरस्टूड करने के चक्कर में केसेस और लगते रहेंगे और बर्डन बनता चला जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में उर्दू की जो कोट्स हैं वो यूज नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आगे यही बताया हुआ, एक बार आप खुद से पढ़ लेना। उर्दू की पोइट्री लिख देते हैं, ठीक है, उर्दू की कोटेशन लिख देते हैं। अब भाई उर्दू की बजाय हिंदी में ज्यादा कमांड है, नॉर्थ इंडिया की बात करो और साउथ इंडिया की बात करो तो रहो, ठीक, अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस की बात कर लो, मतलब साउथ इंडिया मतलब बाकी जो इंडिया है, ठीक है, वहां पर आप देख सकते हो अलग अलग लैंग्वेज का चलता है। तो कुल मिलाकर के लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर अपील की जा रही है, समझ गए। क्योंकि जजेज हैं वो अपनी फिलोसॉफिकल आइडिया या लिटरेरी एक्सप्रेशन इस तरीके से डालते हैं जजमेंट्स में जो कि कॉम्प्लेक्स बना देती है उन जजमेंट्स को, तो वो ठीक करना जरूरी है, ठीक है। यही है मेन मुद्दा कि लैंग्वेज जजमेंट्स की इजी होनी चाहिए। यहां पर कोटेशन दिया जा रहा है कि सायरा बानो केस 2017 जो ट्रिपल तलाक वाला केस था, उसमें 300 पेजेस का जजमेंट था और उसमें ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज किए हैं कि कोई उसको ढंग से पढ़ना शुरू करे तो शायद उसको हटना पड़ जाएगा, ठीक है, बैकफुट पे चला जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। लॉयर्स को कहाँ उर्दू आती है, ठीक है, और आती भी है तो बहुत कम को आती है, तो ऐसे में उन चीजों को री इंटरप्रीट करना ही मुश्किल हो जाता है जजमेंट्स को। तो ये चीज यहाँ पर राइटर के द्वारा बोली जा रही है। डिस्कशन में जो भी था वो हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच।